जॉन लॉक एक अंग्रेज विचारक थे। उन्होंने इंसान की समझ और सोच को लेकर गहराई से काम किया। उनका मानना था कि हमें अपनी समझ का इस्तेमाल करना चाहिए और जो चीजें सही से साबित हो सके बस उन्हीं को सच मानना चाहिए। वे मानते थे कि हुकूमत की ताकत असल में लोगों के पास होती है। उन्होंने कहा कि सरकार और जनता के बीच एक समझौता होता है जिसमें लोगों के अधिकार सबसे अहम है। वे चाहते थे कि धर्म और सरकार एक दूसरे से अलग रहें। वे हमेशा जबरदस्ती और तानाशाही के खिलाफ रहे। उनका कहना था कि इंसान को अपने दिमाग से सच्चाई को पहचानना चाहिए और किसी भी बात को बस यूं ही नहीं मान लेना चाहिए। इंसानों और समाज दोनों की भलाई के लिए हमें अपनी समझ और सोच का इस्तेमाल करना चाहिए। लॉक अपने बचपन से ही मुश्किल वक्तों में रहे। उनके पिता एक आम वकील थे और उन्होंने अपनी मेहनत से लॉक को अच्छी पढ़ाई दिलवाई। लॉक ने लंदन के एक बड़े स्कूल में पढ़ाई की और फिर ऑक्सफोर्ड कॉलेज में गए। उस जमाने में पढ़ाई ज्यादातर पुराने तरीके से होती थी, लेकिन ऑक्सफोर्ड में उस वक्त नए तरीके की साइंस और तजुर्बे की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो हर चीज को खुद देखना और परखना जरूरी मानते थे। लॉक के दोस्त ने उन्हें दवाई और साइंस के इन नए तरीकों से मिलवाया। यही सोच आगे चलकर इंग्लैंड के लिए भी बहुत मायने रखी। लॉक का मानना था कि इंसान को अपने अधिकारों और आजादी की हिफाजत करनी चाहिए। उन्होंने समझाया कि सरकार की असली जिम्मेदारी लोगों की खुशहाली और भलाई है। उन्होंने धर्म और सरकार को अलग रखने की बात कही ताकि किसी पर जबरदस्ती न हो सके। लॉक हमेशा यही चाहते थे कि इंसान अपनी सोच का इस्तेमाल करे, किसी भी चीज को सिर्फ इसीलिए न माने कि कोई बड़ा या ताकतवर कह रहा। उनकी सोच में अपनापन था और उनका मकसद था कि हर इंसान की जिंदगी बेहतर हो सके। लॉक को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी ऑक्सफोर्ड में काम मिलता रहा। उन्होंने वहां यूनानी भाषा और भाषण कला भी पढ़ाई। उन्हें फैसला लेना था कि अब आगे क्या करना है। वहां की पढ़ाई के नियम थे कि ज्यादातर अच्छी नौकरियां उन्हीं को मिलती थी जो धर्म से जुड़े हों या जो कानून, दवाई या नैतिकता की पढ़ाई कर रहे हों। इसलिए लॉक के लिए यही सही था कि वे डॉक्टर बने। लॉक ने दवाई की पढ़ाई शुरू कर दी। उस समय ऑक्सफोर्ड में विज्ञान के नए तौर तरीकों का असर बढ़ रहा था। लॉक को विज्ञान में दिलचस्पी थी और उन्होंने वैज्ञानिक बॉयल से बहुत कुछ सीखा। बॉयल और उनके साथी नई खोजों में लगे थे और यही माहौल लॉक को भी पसंद आया। लॉक ने अपने टाइम में कई बड़े वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम किया और उनकी सोच से प्रभावित भी हुए। वे मानते थे कि चीजों को समझने के लिए हमें खुद देखने और तजुर्बा करने की जरूरत है, न कि बस किताबों में पढ़ी बातों पर भरोसा करना चाहिए। लॉक ने दवाई की रिसर्च भी की और एक डॉक्टर के तौर पर काम किया। इस दौरान उनकी मुलाकात लॉर्ड एशले से हुई, जो बहुत अमीर और ताकतवर इंसान थे। लॉक ने उनकी मदद की और इसके बाद लॉर्ड एशले ने उन्हें लंदन आने का न्योता दिया। फिर लॉक उनके डॉक्टर और सलाहकार बन गए। यहाँ से लॉक की जिंदगी में नया मोड़ आया और वे देश की राजनीति के भी करीब आ गए। अब वे सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं रहे, बल्कि सलाहकार, रिसर्चर और अच्छे दोस्त भी बन गए। इसी दौरान उन्होंने समाज और इंसान की सोच को लेकर गहराई से काम किया। लॉक जब लॉर्ड एशले के यहाँ रह रहे थे, तब उनका सबसे बड़ा काम था एशले की सेहत की देखभाल करना। उन्होंने अपनी दवाई की पढ़ाई का सही इस्तेमाल किया और एक बहुत अहम ऑपरेशन को सफल बनाया। लॉक ने बहुत से डॉक्टरों से सलाह ली और सफाई का पूरा ध्यान रखा। इस तरह लॉक ने अपने मालिक की जान बचाई और देश की कहानी बदल दी। लॉक को और भी कई जिम्मेदारियां मिली। उन्होंने व्यापार और कॉलोनी से जुड़े कामों में भी हिस्सा लिया। एशले का मानना था कि देश को तरक्की के लिए व्यापार बढ़ाना जरूरी है और बाहर की जगहों पर बस्तियां बनाना फायदेमंद होगा। उन्होंने राजा से मिलकर एक समिति बनवाई
और लॉक को उसका सचिव बना दिया। लॉक ने विदेशों से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करने का काम किया। उन्होंने कुछ और लोगों के साथ मिलकर नई जगह की व्यवस्था का भी हिस्सा बने। साथ ही पैसे की कमी और सिक्कों की काट छांट जैसे मुद्दों पर भी लॉक ने सलाह दी। लॉक लंदन में रहते हुए अपने दोस्तों के साथ गहरी बातें करते थे। वे मानते थे कि किसी भी सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें खुद अपनी समझ की हद को जानना चाहिए। इसी सोच के साथ लॉक ने अपने सबसे बड़े काम की शुरुआत की। ये काम धीरे धीरे कई साल तक चलता रहा। कुछ समय बाद लॉक ने दवाई की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बनने का लाइसेंस लिया। इसके बाद वे फ्रांस चले गए, जहां उन्होंने कई शहरों में रहकर वहां के माहौल और धर्म की आजादी के बारे में जाना। उस वक्त फ्रांस में थोड़ी बहुत धार्मिक आजादी थी, पर बाद में हालात बदल गए और बहुत से लोग वहां से भाग गए। इधर लॉक के दोस्त एशले के हालात बदलते रहे। कभी उन्हें जेल में डाला गया तो कभी वे फिर बाहर आ गए। इस दौरान देश में अफवाहें और साजिशें बहुत तेज हो गईं। राजा के खिलाफ साजिश की खबरें आईं और लोगों में डर फैल गया। एशले ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने दल को मजबूत किया और चुनावों में पकड़ बनाई। उन्होंने कोशिश की कि राजा के भाई को राजा बनने से रोका जाए, मगर उनकी ये कोशिश पूरी नहीं हो पाई। आखिर में एशले पर देशद्रोह के झूठे इल्जाम लगे, लेकिन उनके अपने लोगों ने उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया। इसी दौरान कुछ नेताओं ने मिलकर राजा और उसके भाई को मारने की साजिश रची थी, लेकिन इस योजना को कामयाबी नहीं मिली। लोग अभी तक पुराने गृहयुद्ध की यादें नहीं भूले थे, इसलिए कोई बड़ा विद्रोह नहीं हो सका। एशले बार बार अपनी जगह बदलते रहे। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और हॉलैंड चले गए। वहीं उनका निधन हो गया। लॉक इंग्लैंड में ही रहे, लेकिन जब एक नई साजिश का पता चला तो वे अपने काम निपटाकर कुछ ही समय में हॉलैंड चले गए। हॉलैंड में रहते हुए लॉक ने अपनी सबसे बड़ी किताब पूरी की और उसका थोड़ा हिस्सा फ्रेंच में छपवाया। लॉक वहां सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे थे, बल्कि वे दूसरे विद्रोही नेताओं के साथ जुड़े हुए। इंग्लैंड की सरकार इन लोगों को वापस लाने की कोशिश करती रही। लॉक से उनकी पढ़ाई का हक भी छीन लिया गया। हॉलैंड में विद्रोही नेताओं के बीच अंग्रेज जासूस भी पहुंच गए, जिससे उनकी कई कोशिशें नाकाम हो गईं। जब इंग्लैंड के राजा की मौत हुई तो नया राजा बन गया। हॉलैंड से विद्रोहियों ने एक बार फिर सैनिक भेजे, लेकिन ये कोशिश भी असफल रही और कई लोगों को सजा मिली। आखिरकार हालात ऐसे बने कि इंग्लैंड के लोग अपने ही राजा से नाखुश हो गए। तब बाहर से सेना बुलाई गई और पुराने राजा को देश छोड़ना पड़ा। इसी के साथ इंग्लैंड में सत्ता का संतुलन राजा से संसद के पास चला गया। अब लॉक इंग्लैंड लौट आए। वापस आकर लॉक ने अपनी किताबें छपवाई, जिनमें इंसानी समझ और सरकार के बारे में उनके विचार थे। उन्होंने धर्म और सरकार की अलग अलग जिम्मेदारियों पर भी लिखा। लॉक अब शहर से बाहर एक दोस्त के घर में रहने लगे। वहां उनकी दोस्ती और बहसें चलती रहीं। उन्होंने अपनी किताब के और भी कई संस्करण निकाले और दूसरों के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने और भी कुछ किताबें लिखी, जैसे इंसान की सोच पर और बच्चों की परवरिश पर। लॉक ने देश के प्रशासनिक कामों में भी हिस्सा लिया। उन्हें व्यापार से जुड़ी एक समिति में अहम जिम्मेदारी मिली, जहां वे कई साल तक जुड़े रहे। इस दौरान उनका स्वास्थ्य कमजोर हो गया और सांस की बीमारी ने उन्हें परेशान रखा। उन्होंने आखिरी समय तक अपनी जिम्मेदारियां पूरी की और फिर आराम से जिंदगी बिताई। आखिरकार उनकी मौत हो गई, लेकिन उनके विचार लोगों के दिल में हमेशा जिंदा रहे। लॉक को पहला बड़ा अंग्रेज तजुर्बाती विचारक माना जाता है। उनका सबसे बड़ा काम इंसान की समझ की हद को पहचानना था। लॉक कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपनी सोच की ताकत और कमजोरियां समझनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे
तो हम उन सवालों के जवाब कभी नहीं ढूंढ पाएंगे जो हमारे लिए सच में जरूरी है। इंसान की सोच हर चीज को पकड़ नहीं सकती, इसलिए जो बातें हमारी समझ से बाहर हैं, उनके पीछे भागना बेकार है। अगर हम अपनी समझ की हद पहचान लें, तो हम आसानी से मान सकते हैं कि कुछ बातें हमें नहीं पता, और जो बातें समझ में आती हैं, उन पर ध्यान दे सकते हैं। लॉक से पहले भी कुछ लोगों ने कहा था कि समझ की सीमा जाननी चाहिए, लेकिन लॉक ने इस पर गहराई से काम किया। उन्होंने 4 हिस्सों में अपनी किताब लिखी। पहले हिस्से में उन्होंने बताया कि इंसान के पास कोई भी बात या जानकारी जन्म से नहीं आती। मतलब दिमाग एक खाली पन्ने की तरह है जिस पर तजुर्बा और अनुभव अपनी छाप छोड़ते हैं। दूसरे हिस्से में उन्होंने बताया कि सारी बातें हमें तजुर्बे से ही मिलती हैं। तजुर्बा 2 तरह का होता है, एक बाहरी दुनिया की चीजों को देखकर, दूसरा अपने दिमाग की सोच और एहसास से। कुछ बातें हमें सिर्फ बाहर की चीजें देखकर मिलती हैं, कुछ अपने मन की हालत समझकर, और कुछ दोनों से। लॉक की सोच थी कि जैसे छोटे छोटे कण मिलकर कोई चीज बनाते हैं, वैसे ही छोटी छोटी बातें मिलकर इंसान के दिमाग में बड़ी सोच बनती है। जो बातें हमें सीधी मिलती हैं, उन्हें हम खुद नहीं बना सकते, बस महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब ये छोटी बातें हमारे पास आ जाती हैं, तो हम उन्हें मिलाकर कई तरह की नई सोच बना सकते। दिमाग में ये सब बातें ऐसे बनती हैं जैसे कणों से चीजें बनती हैं। तीसरे हिस्से में लॉक ने भाषा और सोच के रिश्ते पर बात की। चौथे हिस्से में उन्होंने बताया कि हमें क्या क्या सही से जानना आता है, किस बात में शक है और कहां पर सिर्फ भरोसे से काम चलता है। किताब के शुरू में ही लॉक ने कहा था कि वे जानना चाहते हैं कि इंसानी दिमाग किस तरह सोचता है, समझता है और उसकी हद क्या है। सबसे पहले वे यह पता करना चाहते थे कि ये बातें हमारे दिमाग में आती कहां से हैं। उनका कहना था कि कोई भी सोच या समझ जन्म से तैयार नहीं मिलती, बल्कि सब कुछ इंसान अपने तजुर्बे से सीखता है। लॉक ने यह साबित करने की कोशिश की कि जन्मजात समझ जैसी कोई चीज नहीं है। लॉक के मुताबिक जन्मजात विचार वे बातें हैं जो इंसान के दिमाग में पहले से खुद ब खुद आ जाती है। वे मानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जो हर इंसान को बिना सिखाए ही समझ आ जाए। अगर कोई बात सच में जन्म से दिमाग में होती, तो वह हर बच्चे और हर कमजोर दिमाग वाले इंसान को भी पता चल जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए कोई भी बात या सोच हमारे दिमाग में खुद ब खुद नहीं आती। लॉक का कहना था कि अगर कोई बात सच में दिमाग में छपी होती, तो वह सबको तुरंत समझ में आनी चाहिए, मगर बच्चे या कमजोर दिमाग वाले लोग उन्हें नहीं समझ पाते। इसलिए यह मानना सही नहीं कि कुछ बातें हमारे दिमाग में पहले से लिखी हुई हैं। कई लोग कहते हैं कि ये बातें बाद में समझ में आती हैं, लेकिन लॉक ने इसे भी गलत बताया। उनका तर्क था कि अगर ऐसा माने, तो हर वह बात जिसे हम कभी भी जान सकते हैं, वो भी पहले से दिमाग में ही होनी चाहिए। लॉक ने तर्क दिया कि जो बातें बाद में तजुर्बे से समझ में आती हैं, वो जन्मजात नहीं होती। उन्होंने साफ कहा कि सही सोच और नैतिकता की बातें भी इंसान को तजुर्बे से ही आती हैं, जन्म से नहीं। जैसे सोने का नियम है कि दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा अपने साथ चाहते हो, ये भी सभी को खुद ब खुद नहीं आता। अलग अलग लोगों की सोच भी अलग होती है, इसलिए ये बातें भी जन्मजात नहीं हैं। जो बातें हमें नैतिकता या भगवान के बारे में पता चलती हैं, वे भी तजुर्बे और सीखने से मिलती हैं। लॉक ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने जन्मजात सोच का विचार फैलाया, उन्होंने असल में सोचने की मेहनत से बचने के लिए ऐसा किया। ऐसे लोग दूसरों पर हुकूमत जमाना चाहते थे ताकि बाकी लोग बिना सवाल किए उनकी बातें मान लें। लॉक का मानना था कि इंसान को खुद सोचने और समझने की आजादी होनी चाहिए। यही असली खुशी और सही ज्ञान की राह है। उनका मानना था कि पुराने जमाने की सोच को हटाकर हर इंसान को अपने तजुर्बे और सवालों से सच तक पहुंचना चाहिए।
इसी से इंसान की समझ और सोच आगे बढ़ेगी। लॉक ने अपनी किताब के दूसरे हिस्से में बताया कि हमें जानकारी और समझ कैसे मिलती है। उनका कहना था कि इंसान का दिमाग एक खाली स्लेट की तरह होता है, जिस पर तजुर्बा और महसूस करने से बातें लिखी जाती हैं। जैसे जैसे हम चीजें देखते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं, वैसे वैसे दिमाग में छोटी छोटी बातें बनती जाती हैं। इन्हीं से आगे चलकर हमारी बड़ी सोच तैयार होती है। इंसान में शुरू से ही बातें समझने की ताकत होती है, लेकिन ये ताकत कब और कैसे इस्तेमाल करनी है, ये सब सीखने से आता है। दिमाग 3 तरह से काम करता है। सबसे पहले वह छोटी छोटी बातों को मिलाकर बड़ी सोच या जटिल विचार बनाता है। इनमें से कुछ चीजें अपने आप में पूरी होती हैं, जैसे इंसान, पेड़ पौधे, जानवर। कुछ बातें और नियम जैसी होती हैं, जैसे गणित या नैतिकता के विचार, ये पूरी तरह दूसरी चीजों पर टिकी होती हैं। दूसरा, दिमाग एक साथ 2 विचारों को देखकर उनमें फर्क और रिश्ता समझता है। तीसरा, दिमाग किसी भी बात को इतना छोटा या सामान्य बना सकता है कि उसे हर जगह इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कोई एक शब्द कई चीजों के लिए इस्तेमाल हो जाए। इसके अलावा याददाश्त की ताकत भी बहुत जरूरी है, जिससे हम बातें याद रख सकते हैं। लॉक ने यह भी बताया कि जो चीजें हम अपने तजुर्बे से सीखते हैं, उनमें बहुत तरह की बातें आती हैं, जैसे चीज की ठोस होना, उसकी गिनती, जगह, समय, ताकत, पहचान और नैतिक बातें। कुछ बातें सिर्फ बाहर देखकर मिलती हैं, कुछ अपने मन में झांक कर मिलती हैं। लॉक ने बताया कि इंसान को आजादी और अपनी मर्जी से काम करने की समझ भी ऐसे ही आती है। उनके मुताबिक अगर सही तरीके से चीजें जुड़ी हों, तो भगवान भी किसी भी चीज में सोचने और समझने की ताकत डाल सकता है। लॉक ने बताया कि हर चीज बहुत छोटे छोटे कणों से बनी होती है, जिन्हें हम कण या परमाणु कह सकते हैं। ये कण ठोस होते हैं, इनका आकार होता है, ये चलते फिरते या रुकते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो हमें आम चीजें दिखाई देती हैं, जैसे सोना, लकड़ी, घोड़े, फूल या कुर्सी। इन चीजों में कुछ गुण तो उन्हीं कणों के जैसे होते हैं, जैसे ठोस होना, आकार, गति। पर कुछ गुण जैसे रंग, स्वाद, खुशबू हमें तभी दिखते या महसूस होते हैं जब हम खुद उन पर ध्यान देते हैं। लॉक की सोच थी कि हर चीज और उसका गुण सिर्फ तजुर्बे और महसूस करने से समझा जा सकता है। उनकी बातों में हमेशा सीधा अंदाज, अपनापन और आम बोलचाल की झलक मिलती है, जिससे हर इंसान अपनी जिंदगी और सोच से उन्हें जोड़ सकता है। लॉक ने समझाया कि हर चीज के 2 तरह के गुण होते हैं। पहले वो गुण जो हर हालत में उस चीज में रहते हैं, जैसे उसका आकार, जगह घेरना, ठोस होना या हिलना डुलना। ये बातें उस चीज में हमेशा रहती हैं, चाहे कोई देखे या न देखे। इन्हें लॉक ने मुख्य गुण कहा। दूसरे वे गुण हैं जो हमें महसूस होते हैं, जैसे रंग, स्वाद, खुशबू। ये गुण चीज की वजह से हमारे मन में बनते हैं, लेकिन असल में वो चीज वैसे नहीं होती जैसा हमें दिखता या लगता है। इन गुणों को लॉक ने दूसरे दर्जे के गुण कहा। मुख्य गुण जैसे ठोस होना, आकार और जगह घेरना, ये चीज की असली पहचान है। ये गुण चीज में हर समय रहते हैं। वहीं जैसे रंग या खुशबू, ये हमारी आंखों, नाक या जुबान पर निर्भर करते हैं। जब चीज के मुख्य गुण हमारे शरीर से मिलते हैं, तब ये असर पैदा करते हैं, जैसे कोई चीज लाल या मीठी लगे। लॉक ने बताया कि कभी कभी 2 चीजों के गुण आपस में मिलकर एक नई बात बनाते हैं, जैसे आग मोम को पिघला देती है। इसी तरह हमारी समझ और महसूस करने की ताकत से हम चीजों के बारे में अंदाजा लगा लेते हैं, भले ही हम उनके छोटे कणों को सीधे न देख सके। हम मान लेते हैं कि जैसे बड़ी चीजें ठोस और आकार में होती हैं, वैसे ही उनके छोटे छोटे कण भी होंगे। लॉक का कहना था कि हमें कई बार सिर्फ अंदाजा ही लगता है कि कौन सा गुण कैसे बनता है, और कुछ बातें हमारी सोच से बाहर भी होती हैं। असली बात यह है कि हमें जो महसूस होता है, वह अक्सर चीज के मुख्य गुणों की वजह से होता है।
लेकिन हमारे अनुभव और चीज की असलियत में फर्क भी हो सकता है। लॉक ने माना कि दोनों तरह के गुण असली हैं, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि जो हम महसूस करते हैं वह चीज की असलियत से थोड़ा अलग हो सकता है। लॉक के अनुसार जब हम किसी चीज को देखते या महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग सीधे उस चीज को नहीं देखता, बल्कि हमारे दिमाग में उस चीज की एक तस्वीर या सोच बनती है। मतलब हम चीज को ऐसे ही नहीं देखते जैसे वह असल में है, बल्कि हमारे दिमाग में उसकी एक झलक या आइडिया बनता है। कुछ लोग मानते हैं कि यही तस्वीर हमारे और असली चीज के बीच एक पर्दा बन जाती है, जिससे हमें असली चीज वैसी नहीं दिखती जैसी वह सच में है। लेकिन लॉक का मानना था कि भले ही हमारे दिमाग में चीज की तस्वीर बने, इसका ये मतलब नहीं कि हम दुनिया को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। हम चीजों को उनकी असली हालत के करीब ही महसूस करते हैं। एक और बात जिस पर काफी बहस हुई वो ये थी कि आखिर सब्सटेंस या मूल तत्व क्या होता है। लॉक ने बताया कि हम चीजों के गुण तो देख सकते हैं, जैसे रंग, आकार या ठोसपन, लेकिन जो असली चीज इन गुणों को एक साथ जोड़े रखती है उसे हम नहीं देख पाते। मतलब जो चीज इन गुणों को संभाले रखती है वह हमारे लिए एक रहस्य ही रहती है। हम सिर्फ मान लेते हैं कि कोई चीज है जो इन सबको जोड़कर रखती है, लेकिन असल में हमने उसे कभी महसूस नहीं किया। इसलिए लॉक कहते हैं कि हमारे पास उसका कोई साफ आइडिया नहीं होता। लॉक का कहना था कि किसी भी चीज का असली रूप उसके छोटे छोटे कणों से बनता है। ये कण मिलकर ही उसकी पहचान और बाकी गुणों को तय करते हैं, लेकिन असलियत में हम कभी उन कणों को या उस असली तत्व को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। हमें सिर्फ अंदाजा ही रहता है कि जो दिख रहा है उसके पीछे कोई न कोई कारण या तत्व जरूर है। इसलिए हमारे लिए कई बातें अधूरी और अधूरी ही रहेंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम चीजों को बिल्कुल समझ ही नहीं सकते। बस हमें ये मानकर चलना चाहिए कि हमारी समझ की भी एक सीमा है। लॉक ने अपनी किताब के तीसरे हिस्से में भाषा यानी बोलचाल के शब्दों के बारे में बताया। उनके हिसाब से सही समझ के लिए भाषा बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि हम कोई भी चीज समझते हैं तो उसे नाम या शब्द देते हैं। इन्हीं शब्दों से हम चीजों को पहचानते और अलग अलग तरह की बातें समझते हैं। अगर शब्द और उनके मतलब ना हो तो हमें हर छोटी चीज को अलग अलग पहचानना और समझना पड़ेगा, जो नामुमकिन है। लॉक ने कहा कि शब्द असल में हमारे दिमाग की सोच या आइडिया के लिए होते हैं। हर शब्द किसी ना किसी चीज, गुण या रिश्ता को दर्शाता है, जैसे कोई चीज, उसका रंग, उसका आकार या कोई खास बात। उन्होंने समझाया कि कुछ शब्द सीधे किसी चीज को दिखाते हैं, तो कुछ शब्द किसी खास ढंग या नियम के लिए होते हैं। कुछ शब्द दो चीजों के बीच के रिश्ते को बताते हैं। इसी वजह से भाषा में छोटे और बड़े दोनों तरह के शब्द मिलते हैं। भाषा में ऐसे भी कई शब्द होते हैं जो बस सोच को जोड़ने के लिए होते हैं, जैसे और, लेकिन, अगर वगैरह। लॉक ने ये भी बताया कि हर शब्द का एक असली मतलब और एक नाममात्र की पहचान होती है। किसी भी चीज का असली मतलब तो उसके कणों और असलियत में छुपा होता है, लेकिन हम उसे सिर्फ बाहर से देखकर उसके गुणों से या अपने तजुर्बे से ही जान सकते हैं। जैसे घोड़ा कहने से हमारे दिमाग में उसका रंग, आकार या चाल याद आती है, पर हम उसके अंदर की असली बनावट नहीं जानते। लॉक का कहना था कि चीजों को समझने और बांटने के लिए इंसान ने तरह तरह के नाम और पहचान बना रखी है। हर चीज को एक ही तरीके से बांटना जरूरी नहीं है। अलग अलग लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को अलग अलग नाम या पहचान दे सकते हैं। असल में दुनिया को समझने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कोई भी एक तरीका जरूरी या सबसे सही नहीं है। लॉक की सोच यह थी कि भाषा और समझ दोनों जुड़ी हुई हैं। भाषा के बिना इंसान की सोच और जानकारी अधूरी है। उन्होंने बताया कि हम जब भी किसी चीज का नाम लेते हैं तो वो नाम उस चीज की पूरी असलियत नहीं बताता, बल्कि हमारे तजुर्बे से जुड़ी बातें ही बताता है।
इस तरह से हर इंसान चीजों को अपने हिसाब से समझ सकता है और दुनिया को अलग अलग नजर से देख सकता है। लॉक ने बताया कि भाषा और नामों का इस्तेमाल इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कुदरत में चीजों की कोई सख्त या तय हदें नहीं है, बल्कि कई बार चीजों के बीच फर्क साफ नहीं होता। हर चीज को किसी एक ही तरीके से बांटना जरूरी नहीं है। कोई भी चीज कितनी तरह से बांटी जा सकती है, ये हमारी समझ और तजुर्बे पर निर्भर करता है। असली पहचान तो हर चीज के कणों और असली बनावट में छुपी होती है, मगर हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं होती। इसलिए जो नाम हम किसी चीज को देते हैं वह हमारे अनुभव से बनता है, न कि उसकी असली बनावट से। लॉक ने कहा कि हर इंसान अपनी समझ से चीजों की पहचान बना सकता है, पर ये पहचान, ये नाम भी किसी हद तक बांधते हैं। कई बार लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी समाज में शब्दों का मतलब एक जैसा होना जरूरी है ताकि लोग आपस में ठीक से बात कर सके। अगर कोई अपने हिसाब से ही हर चीज का मतलब बदलेगा तो बातचीत या समझ नहीं हो पाएगी। इसलिए शब्दों का इस्तेमाल करने का तरीका भी समाज की जरूरतों के हिसाब से बदलता रहता है। जब कोई नई चीज मिलती है तो पहले उसका नाम और पहचान बनाई जाती है, फिर वह भाषा में शामिल होती है। ये काम आम लोग ही करते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों के लिए नाम ढूंढते हैं। उनकी बनाई बातें ज्यादातर काम भी चलाती हैं, जैसे बाजार, रिश्ते, कामकाज की बातें। वैसे वैज्ञानिक लोग बाद में आकर यह देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई आम लोगों ने जो पहचान बनाई है वह सही है या नहीं। कभी कभी आम लोगों की पहचान गलत भी हो सकती है, जैसे व्हेल को मछली समझना, जबकि असल में वह एक और ही जानवर है। लॉक ने बताया कि हम चीजों को पहचानने और बांटने के लिए कई गुणों को मिलाकर नाम बनाते हैं, लेकिन इन नामों की सच्चाई को परखा और सुधारा भी जा सकता है। अगर किसी नाम का इस्तेमाल समाज में पहले से है या वो चीज की असली पहचान को अच्छे से दिखा रहा है, तभी वो नाम सही माना जाएगा। इस तरह भाषा और नामों के बदलते और सुधरते रहने से इंसान की समझ भी आगे बढ़ती है और चीजों को लेकर सफाई आती है। इसी वजह से इंसान अपनी सोच और जिंदगी को बेहतर बना सकता है। लॉक ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कई बड़े वैज्ञानिकों और विचारकों ने जो तजुर्बाती तरीके अपनाए, उनका सही मतलब समझाने में लॉक ने अहम रोल निभाया। उन्होंने साबित किया कि तजुर्बे और देखने सुनने से मिली जानकारी भी सही हो सकती है और सिर्फ पुराने नियमों या किताबों से ही सब कुछ नहीं जाना जा सकता। लॉक के मुताबिक तजुर्बे पर भरोसा करना, नए सवाल पूछना और चीजों को आजमाना इंसान की समझ को आगे बढ़ाता है। लॉक के हिसाब से हर चीज दो हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक तो वह चीजें जो खुद अपने आप में पूरी हैं, जैसे कोई पेड़ या पत्थर। दूसरी वे बातें हैं जो दूसरी चीजों के साथ मिलकर ही बनती हैं, जैसे कोई गिनती या कानून। उन्होंने बताया कि कुछ बातें एक जैसे छोटे हिस्सों को मिलाकर बनती हैं, जैसे एक दर्जन अंडे, इसे वे साधारण मोड़ कहते हैं। वहीं कुछ बातें अलग अलग गुणों को मिलाकर बनती हैं, जैसे सुंदरता, जिसमें रंग और आकार दोनों मिलते हैं, या चोरी, जिसमें छुपकर किसी की चीज ले लेना शामिल है। इन्हें मिश्रित मोड़ कहा। इन सब बातों में इंसान का दिमाग बहुत एक्टिव रहता है और खुद ही तय करता है कि कौन सी पहचान या नाम किस चीज को देंगे। अगर कोई इंसान हमारे बनाए हुए नियम में फिट नहीं बैठता, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारा नियम गलत है, बस वह इंसान उस पहचान में नहीं आता। गणित, नैतिकता, धर्म या राजनीति जैसी बातें भी ऐसे ही बनती हैं, इसलिए इनमें असली और नाम के गुण दोनों एक साथ होते हैं। हम इनका सीधा और साफ मतलब निकाल सकते हैं, जैसे गणित के सवाल या नैतिकता के नियम। अपनी किताब के चौथे हिस्से में लॉक ने बताया कि असली जानकारी क्या है और इंसान क्या जान सकता है और क्या नहीं जान सकता। उनके हिसाब से सही जानकारी वह है जब हम किसी बात की सच्चाई और उसके अलग अलग पहलुओं को आपस में जोड़कर समझ लेते हैं।
लॉक ने कहा कि भले ही हमें चीजों की पूरी असलियत ना पता हो, लेकिन हम उनके बारे में काफी कुछ समझ सकते हैं। वे मानते थे कि जितना तजुर्बा और सोच है, उसी के आधार पर हमें हकीकत को जानने की कोशिश करनी चाहिए। लॉक ने माना कि हमारी समझ की भी एक सीमा है और हमें अपनी सोच और अनुभव के दायरे में रहकर ही बातें जानने की कोशिश करनी चाहिए। लॉक की सोच का असली मकसद था कि इंसान खुद सोचे, सवाल करे, तजुर्बा करे और हर बात को परखे। उनकी बातें आज भी हमें यही सीख देती है कि बिना देखे सुने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना सही नहीं है। जब हम खुद सोचेंगे और तजुर्बा करेंगे, तभी असली समझ और खुशी मिल पाएगी। हम क्या जान सकते हैं और हमें कितनी पक्की जानकारी मिल सकती है, लॉक ने इस पर भी बात की। उनके मुताबिक हमें अपने होने का सबसे ज्यादा भरोसा है, फिर भगवान के होने का और उसके बाद गणित और नैतिकता की बातों पर पूरा यकीन किया जा सकता है। ये सब बातें हमारे दिमाग में बनी हुई होती हैं, इसलिए इन पर भरोसा करना आसान है। मगर जो चीजें बाहर हैं, जैसे सोना या हाथी, उनकी असली बनावट हमें नहीं पता। हम बस उनके दिखने, रंग या रूप के आधार पर उन्हें पहचान लेते हैं। असलियत में हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वे किस तरह के कणों से बने हैं। हमारी यह जानकारी पक्की नहीं होती, इसलिए इसे राय या अनुमान कहा जाता है। लॉक ने समझाया कि असली जानकारी का मतलब है जब हमारे दिमाग की सोच आपस में पूरी तरह मेल खाती हो। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें अंदाजा ही रहता है। यही है संभावना या प्रायिकता। इंसान को जिंदगी में ज्यादातर चीजें बिना पूरी जानकारी के ही माननी पड़ती हैं। हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई फैसले बस तजुर्बे, दूसरे लोगों की बात और अपने देखे सुने के आधार पर ही लेने पड़ते हैं। जैसे अगर कोई बात कई लोगों ने देखी है और सबकी ईमानदारी और समझ अच्छी है, तो हम उस बात को सच मान सकते हैं। लॉक ने बताया कि हमें हर बात पर पूरी तरह यकीन करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने अनुभव और समझ के हिसाब से ही किसी बात को सच या झूठ मानना चाहिए। कभी कभी हमारे पास सबूत पक्के होते हैं, कभी कभी कमजोर। इसीलिए हमें दूसरे लोगों की राय और तजुर्बे का भी ध्यान रखना चाहिए, और अगर कोई हमसे अलग सोचता है तो उसे भी बर्दाश्त करना चाहिए। इंसान की समझ सीमित है, इसलिए शक, सवाल और अलग राय रखना भी जरूरी है। इसी से इंसान आगे बढ़ता है और सच्चाई के करीब पहुंचता है। लॉक ने समझाया कि संभावना यानी प्रायिकता दो तरह की होती है। पहली वो बातें जो हम देख या महसूस कर सकते हैं, यानी जिनका तजुर्बा हमें खुद हो सकता है। दूसरी वो बातें जो हमारी समझ या इंद्रियों से बाहर है, जैसे फरिश्ते, बहुत छोटे कण या दूर की दुनिया की चीजें। पहली तरह की बातों को हम देख परख सकते हैं, इसलिए उन पर भरोसा करना आसान होता है। दूसरी तरह की बातों के लिए हमें बस अंदाजा या तुलना ही करना पड़ता है, जैसे आग से गर्मी कैसे बनती है, ये बहुत छोटे कण कैसे काम करते हैं। कुछ बातें तो सिर्फ अंदाजे से ही मानी जाती हैं, जैसे फरिश्ते या दूसरी दुनिया के जीव। उनके बारे में हम कोई पक्की बात नहीं कह सकते, बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। इसके बाद लॉक ने तर्क, विश्वास और जोश के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब तक इंसान का तर्क काम करता है, वह उसी पर भरोसा करता है। जब तर्क जवाब दे देता है, तब लोग विश्वास यानी आस्था का सहारा लेते हैं। तर्क का मतलब है अपनी समझ और तजुर्बे से किसी बात को साबित करना। विश्वास का मतलब है किसी बात को सिर्फ इसलिए मान लेना कि वह भगवान या किसी और खास इंसान ने कही है, भले ही हमारे पास उसका कोई तजुर्बा ना हो। लॉक ने यह भी कहा कि कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिन्हें तर्क और विश्वास दोनों से जाना जा सकता है। लेकिन अगर कोई बात तर्क से साबित हो सकती है, तो उसमें विश्वास की कोई जरूरत नहीं है। असली विश्वास तो वही है जिसमें तर्क पहुंच ही ना सके,
जैसे कि मौत के बाद जीवन या फरिश्तों की बातें। ऐसी बातें इंसान को सिर्फ भरोसे से ही माननी पड़ती है। लॉक का कहना था कि तर्क और विश्वास दोनों की अपनी अपनी जगह है, लेकिन जो बात तर्क से सीधी समझ आ जाए उसमें सिर्फ विश्वास करना जरूरी नहीं है। जहां समझ की हद खत्म हो जाती है, वहीं से विश्वास की जरूरत शुरू होती है। लॉक ने कहा कि जब कोई बात हमें सीधा तजुर्बे या सोच से समझ में नहीं आती, तो उसे मानने के लिए हमें देखना चाहिए कि क्या वो बात किसी ऐसे की तरफ से आई है जो गलती नहीं कर सकता। लेकिन असली बात यह है कि किसी भी बात को सिर्फ मान लेने से पहले हमें अपनी समझ और तर्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर हम आंख बंद करके हर बात को मान लेंगे, तो फिर सोचने और समझने का फायदा ही क्या रहेगा। ऐसे करने से गलतफहमियां और बेकार के नियम पैदा हो जाते हैं, जो किसी के भी लिए सही नहीं है। लॉक ने एक तीसरे तरीके का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने जोश या उत्साह कहा। यह होता है बिना तर्क या सोच के बस मन की बात को सच मान लेना। लॉक ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ मन के बहाव में आकर किसी बात को सही मान लेना और तर्क की रोशनी को बंद कर देना ऐसे ही है जैसे कोई अपनी आंखें बंद कर ले और दूर किसी तारे की रोशनी देखने के लिए दूरबीन का सहारा ले। मतलब अगर तर्क को हटा देंगे तो सही और गलत की पहचान ही खत्म हो जाएगी। ऐसे लोग अपने मन की बात को भगवान का संदेश समझ लेते हैं, जबकि असल में वह बस उनकी खुद की सोच होती है। लॉक ने हमेशा यही कहा कि हर इंसान को अपनी समझ का इस्तेमाल करना चाहिए, सच की तलाश में खुद कोशिश करनी चाहिए। बिना तर्क के सिर्फ भरोसे के सहारे चलना इंसान को भ्रम में डाल सकता है। इसलिए हर बात को परखना और समझदारी से आगे बढ़ना जरूरी है। अब बात करते हैं लॉक की शिक्षा पर लिखी गई सबसे बड़ी किताबों। उनका मानना था कि इंसान को आजादी तभी मिलती है जब वह खुद सोच सकता है, अपने मन को कंट्रोल कर सकता है और अपने फैसले खुद ले सकता है। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई को लेकर यह सलाह दी कि बच्चों को धीरे धीरे सोचने और समझने के लिए तैयार करना चाहिए। उनका कहना था कि बच्चों के साथ वक्त बिताओ, उनकी अच्छी आदतें बनाओ, उनके मन और शरीर दोनों को मजबूत बनाओ और पढ़ाई लिखाई में जबरदस्ती या डर की जगह खेल खेल में सीखने पर जोर दो। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को भाषा बोलकर सीखने दो, रट्टा मत लगवाओ और बच्चों को कम से कम एक हुनर जरूर सिखाओ। लॉक की सोच में इंसाफ, सच्चाई, इंसानियत, मेहनत, बचत, हिम्मत और दूसरों की मदद जैसी बातें बहुत जरूरी मानी गई। उनका मानना था कि ये सारी बातें इंसान को समाज में अच्छा नागरिक बनाती है और आगे बढ़ने में मदद करती हैं। उन्होंने बच्चों को बस छोटा या खिलौना समझने की जगह उन्हें इंसान मानकर उनकी समझ और सोच को धीरे धीरे बढ़ाने की सलाह दी। उनका यही तरीका आज भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में अपनाया जाता है। लॉक हमेशा ऐसी पढ़ाई की बात करते थे जिससे हर इंसान खुद सोच सके, खुद के लिए फैसले ले सके और समाज में भी अपनी भागीदारी निभा सके। उनका मानना था कि इंसान जब खुद से सोचना सीखता है, तभी वो सचमुच आजाद बनता है। तर्क, सोच और सही फैसले लेने की आदत से ही इंसान अपने अंदर की कमजोरियों, पक्षपात या गुस्से से बच सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें अपनी सोचने की ताकत को और मजबूत करना चाहिए ताकि हम गलत फैसलों से दूर रह सके। लॉक के राजनीति पर लिखे विचारों की बात करें तो उस वक्त देश में सत्ता को लेकर बड़ा संघर्ष था। कुछ लोग राजा के भाई जेम्स को राजा बनने से रोकना चाहते थे क्योंकि वो कैथोलिक था और देश में ज्यादातर लोग प्रोटेस्टेंट थे। संसद में बहुमत होते हुए भी जब ये लोग अपनी बात नहीं मनवा पाए तो कुछ नेताओं ने बगावत की प्लानिंग भी की। इसी समय लॉक ने अपनी 2 बड़ी किताबें लिखी जिनमें उन्होंने सरकार और जनता के अधिकारों पर खुलकर लिखा। लॉक ने साफ साफ बताया कि राजा या किसी एक आदमी के पास सब कुछ मान लेने की ताकत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी बात रखने और जरूरत पड़ने पर
सरकार का विरोध करने का भी अधिकार है। उनके समय में ज्यादातर लोग मानते थे कि जो भी हुक्म ऊपर से आए उसे बिना सवाल किए मानना चाहिए, भले ही वह बात सही हो या गलत। लेकिन लॉक ने कहा कि अगर कोई हुक्म इंसानियत या भगवान के बनाए सही रास्ते के खिलाफ है तो उसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने अपने लेखन के जरिए लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि सही और गलत में फर्क करना जरूरी है और कभी कभी गलत हुकूमत का विरोध भी जरूरी होता है। लॉक ने समाज में हर किसी को बराबरी का हक दिया, चाहे वह किसी भी परिवार या धर्म का हो। उनके विचारों में इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी सोच और उसके कर्म है, न कि उसका जन्म या रुतबा। उनकी सोच ने आगे चलकर बहुत से लोगों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की हिम्मत दी। लॉक ने हमेशा आजादी, इंसाफ और जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखा। लॉक की पहली किताब में उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि राजा को खुदा की तरफ से सारी ताकत नहीं मिली है। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी इंसान जन्म से आजाद होता है, किसी का गुलाम नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि राजा और बाकी लोगों में कोई फर्क नहीं है। किसी को भी सिर्फ जन्म के आधार पर सत्ता या हुकूमत नहीं मिल सकती। इस बारे में उन्होंने बाइबल की मिसालें भी देखी, लेकिन कोई भी जगह ऐसी नहीं मिली जो ये साबित करे कि राजा को बाकी लोगों पर पूरा हक है। दूसरी किताब में लॉक ने ये बताया कि सही सरकार कैसे बनती है। उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी राजा अपने लोगों पर पूरी तरह हुकूमत नहीं कर सकता। अगर ताकत जबरदस्ती और हिंसा के जरिए मिलती है तो वो असली सरकार नहीं होती। इसलिए लॉक ने एक दूसरा तरीका बताया जिसे सामाजिक समझौता कहा जाता है। इसके मुताबिक हर इंसान को कुछ अधिकार तो जन्म से मिलते हैं, जैसे जीने का हक, आजादी और अपनी चीजों पर हक। जब लोग महसूस करते हैं कि अकेले रहना मुश्किल है या उनकी सुरक्षा खतरे में है, तो वे आपस में मिलकर कुछ अधिकार सरकार को दे देते हैं। लेकिन कुछ अधिकार वे अपने पास ही रखते हैं, इसी से असली सरकार बनती है। लॉक ने बताया कि असली सरकार का काम है लोगों की सुरक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और समाज में इंसाफ बनाए रखना। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी राजा या हुकूमत को अपने लोगों पर मनमानी करने का हक नहीं है। अगर कोई सरकार लोगों के अधिकार छीनती है या जबरदस्ती करती है तो लोगों को उसे बदलने का भी हक है। लॉक के अनुसार सब इंसान बराबर हैं और कोई भी किसी का गुलाम नहीं है। सही सरकार वही है जो लोगों के फायदे के लिए काम करे और सबको बराबरी का हक दे। लॉक की ये सोच उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस दौर में ज्यादातर लोग मानते थे कि राजा की हर बात मानना जरूरी है। लेकिन लॉक ने लोगों को सिखाया कि अपनी आजादी और हक के लिए आवाज उठाना जरूरी है। उनकी बातें आगे चलकर दुनिया के बहुत सारे देशों की सरकारों को बदलने में मददगार साबित हुई। लॉक के मुताबिक इंसान को भगवान ने बनाया है और इसी वजह से हर इंसान भगवान की संपत्ति है। भगवान ने इंसान को इस दुनिया में एक मकसद के साथ भेजा है और वो है अपना जीवन बचाना। भगवान ने सबको बराबर बनाया है, सबको एक जैसी समझ और शक्ति दी है, इसलिए कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। कोई भी इंसान किसी और की जान नहीं ले सकता, ना ही खुद को खत्म कर सकता है, क्योंकि ये भगवान के बनाए नियमों के खिलाफ है। लॉक मानते हैं कि अगर जीवन को बचाना सबसे जरूरी है तो इंसान को जीने, आजादी, सेहत और अपनी चीजों पर हक मिलना चाहिए। ये उसके प्राकृतिक अधिकार हैं जो उसे पैदा होते ही मिल जाते हैं। इन अधिकारों पर सबका बराबर हक है। इसीलिए सबको एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये बात इंसान की समझ से खुद ब खुद निकलती है और इसी को प्रकृति का नियम भी कहा जाता है। लॉक के हिसाब से जब तक कोई सरकार नहीं बनती तब तक इंसान अपने अधिकार खुद ही संभालता है और अपने इंसाफ का फैसला भी खुद ही करता है। लेकिन इसमें दिक्कतें आ जाती हैं,
क्योंकि जिसे नुकसान पहुंचा है वही अपना इंसाफ खुद करता है, तो अक्सर इंसाफ ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए समाज में अराजकता बढ़ जाती है और जरूरत महसूस होती है एक ऐसी सरकार की जो सबको बराबर इंसाफ दे सके। लॉक ने युद्ध और गुलामी के बारे में भी बताया। अगर कोई इंसान किसी दूसरे की जान लेने की कोशिश करता है या उसके अधिकार छीनता है तो वो खुद ब खुद उसके साथ युद्ध की हालत में आ जाता है। ऐसे इंसान को रोकना जरूरी है क्योंकि वो समाज के नियमों के खिलाफ है। गुलामी की बात करें तो लॉक मानते हैं कि कोई भी इंसान दूसरे का गुलाम तभी बन सकता है जब वो गलत काम करे और युद्ध में हार जाए। उस हालत में विजेता के पास उसे मारने या गुलाम बनाने का हक हो सकता है, लेकिन अगर दोनों में कोई समझौता हो जाए और अधिकार सीमित हो जाए तो वो सिर्फ मालिक और नौकर का रिश्ता रह जाता है, असली गुलामी नहीं रहे। लॉक ये भी कहते हैं कि असली गुलामी तभी होती है जब कोई बिना किसी वजह के जबरदस्ती पूरी ताकत से किसी दूसरे को अपने काबू में रखता है। यही वो बात है जिससे लॉक ये साबित करना चाहते हैं कि राजा को लोगों पर पूरी हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। अगर कोई राजा जबरदस्ती लोगों को दबाता है तो वो असली हुकूमत नहीं है, वो सिर्फ जुल्म है। इसी वजह से लॉक ने अपने वक्त के गलत सिस्टम का विरोध किया और इंसान के बराबरी और हक की बात से आगे रखी। कुछ लोग पिछले कई सालों से ये कह रहे हैं कि लॉक ने जो गुलामी पर विचार रखे थे वो शायद उस समय अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाने वाली व्यवस्था को सही ठहराने के लिए थे, क्योंकि लॉक खुद व्यापार और उपनिवेश से जुड़े हुए। अगर ऐसा होता तो लॉक के विचार और उनके निजी काम एक जैसे होते, लेकिन बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। अगर लॉक सच में अफ्रीकी गुलामी को सही मानते तो उन्होंने गुलामी की परिभाषा बहुत ही खुली रखी होती, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लॉक ने जस्ट वॉर यानी न्यायिक युद्ध की जो बात की वो इतनी धुंधली है कि उसे गुलामी को सही ठहराने के लिए घुमा फिरा कर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन लॉक ने अपनी किताब में साफ साफ बताया है कि एक विजेता की ताकत की भी एक सीमा होती है। इसलिए उनकी बात उस समय की गुलामी वाली व्यवस्था को गलत ही साबित करती है। कुछ लोग इस बहस में ये भी कहते हैं कि लॉक उस समय कैरोलिना के संविधान के बदलाव में शामिल थे जब वो अपनी वही किताब लिख रहे थे। उस संविधान में ये लिखा था कि वहाँ का हर आजाद आदमी अपने काले गुलामों पर पूरी तरह का हक रखता है। इससे ये सवाल उठता है कि अगर लॉक ऐसे दस्तावेजों से जुड़े थे तो उनके विचार और उनके काम में फर्क क्यों था? कई विद्वानों की अलग अलग राय है। किसी ने कहा कि गुलामी का हाल वैसा बना नहीं जैसा शुरुआती योजना थी, बल्कि दूसरे लोग आकर उसे पूरी तरह गुलामी पर टिका समाज बना बैठे। किसी ने कहा कि असली दिक्कत भारतीयों की गुलामी के व्यापार को लेकर थी। किसी ने ये कहा कि लॉक की सोच असल में अफ्रीकी गुलामी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि इंग्लैंड में राजा की पूरी हुकूमत के खिलाफ थी। लेकिन फिर भी उनकी गुलामी से जुड़ी भूमिका ने उनकी आजादी के समर्थक वाली छवि को नुकसान पहुंचाया। अब एक और बहस चल रही है कि लॉक किसके विचारों का जवाब दे रहे थे। कुछ का कहना है कि लॉक की गुलामी और बादशाही पर जो सोच थी वो उस वक्त के बाकी विचारकों की सोच पर असर नहीं डालती, क्योंकि उनकी सोच उनसे काफी अलग। कुछ लोग मानते हैं कि लॉक का असली निशाना थॉमस हॉब्स थे, जिन्होंने कहा था कि कोई भी इंसान खुद को किसी के अधीन कर सकता है और राजा को लोगों की जान पर पूरा हक होता है। लेकिन वोल्डमैन नाम के एक लेखक ने इन बातों पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि लॉक जिनके विचारों की आलोचना कर रहे थे वो कोई कमजोर या काल्पनिक सोच नहीं थी, बल्कि उस वक्त राजशाही के समर्थक लोगों की असली सोच थी। इसलिए लॉक की आलोचना बिल्कुल सही थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लॉक की सोच कुछ विचारकों से अलग थी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सोच बेकार थी, क्योंकि लॉक तो उन्हीं लोगों को जवाब दे रहे थे जिनसे उनका असली मतभेद था। इस तरह ये बहस अभी भी जारी है कि लॉक की सोच का असली मतलब क्या था और वो किसके खिलाफ बोल रहे थे।
लेकिन इतना साफ है कि उन्होंने जबरदस्ती वाली गुलामी और पूरी हुकूमत को गलत बताया था और लोगों की आजादी की वकालत की। उस गैलिस ने कहा कि लॉक के पास गुलामी को लेकर दो तरह की सोच थी, एक जिसे वो सही मानते थे और दूसरी जिसे गलत। बाकी लेखक इस फर्क को नहीं समझते। अगर समझते तो ये साफ होता कि भले ही लॉक और फिल्मर दोनों गुलामी को ऐसे समझते थे जिसमें मालिक अपने गुलाम को मार भी सकता है, फिर भी ये सोच पूरी तरह फिल्मर की नहीं। लॉक के हिसाब से अगर राजा की ताकत और गुलामी की असलियत को देखा जाए तो दोनों ही उस गलत तरह की गुलामी में आते हैं जिसे उन्होंने नामंजूर किया है। बाकी सोचने वालों जैसे ग्रोशियस, पफिंडॉर्फ या हॉब्स ने कभी गलत गुलामी की बात साफ साफ नहीं की थी। ग्रोशियस और पफिंडॉर्फ ने कुछ ऐसी बातें जरूर कही थी जिनसे लॉक गुलामी को सही ठहरा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनकी उस सोच को नुकसान होता जो फिल्मर जैसे लोगों की पूरी हुकूमत के खिलाफ थी। इससे लगता है कि लॉक किसी और सोच को खड़ा कर रहे थे, मुकाबला नहीं कर रहे थे, सिवाय शायद हॉब्स के। एक और लेखिका होली ब्रूअर ने इस पर और अलग नजरिया रखा। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड के राजा सिर्फ देश में पूरी हुकूमत चाहते थे। ऐसा नहीं था, बल्कि वो गुलामी और गुलामों के व्यापार को भी बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि इससे उन्हें बहुत पैसा मिल रहा। खासकर राजा जेम्स, जो उस वक्त अफ्रीकी गुलामों की कंपनी के मुखिया थे और इंग्लैंड की नौसेना भी उनके हाथ में। लॉक का संरक्षक शाफ्टसबरी भी उसी कंपनी में नीचे की पोस्ट पर था और लॉक उसकी मदद कर रहे थे। राजा जेम्स ने डच किलों पर हमला करवाया ताकि अफ्रीकी तट पर अपनी पकड़ बनाई जा सके और डचों को वहां से हटाया जा सके। बाद में जब जेम्स राजा बने तो वो कंपनी के मुखिया बने ही रहे। इस तरह ब्रूअर बताती है कि जिस बादशाही को लॉक अपने देश में गलत मानते थे, वही चीजें कॉलोनियों में गुलामी के जरिए भी चल रही थीं। उन्होंने कहा कि गुलामी को एक अलग अलग समय और जगह की चीज मानना गलत है, इसे एक ही साम्राज्य की नीतियों के तौर पर समझना चाहिए। और जब लॉक इंग्लैंड की नई सरकार में थे तो उन्होंने कॉलोनियों में पहले की गुलामी वाली नीतियों को हटाने की कोशिश की। फिर लॉक की किताब के एक बहुत ही चर्चित हिस्से की बात आती है, प्रॉपर्टी यानी जमीन जायदाद पर अधिकार। इसमें लॉक ये बताते हैं कि कैसे लोगों ने शुरुआत में प्रकृति की हालत से निकलकर सरकार बनानी शुरू की। इसमें वो ये भी समझाते हैं कि निजी जमीन जायदाद कैसे शुरू हुई। शुरुआत में भगवान ने धरती सबको मिलकर दी थी, तो सवाल उठता है कि फिर किसी पर किसी एक का हक कैसे हुआ। लॉक कहते हैं कि हर इंसान को जिंदगी चलाने और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए धरती का इस्तेमाल करना है। अगर कोई हर चीज के लिए सबकी इजाजत लेने जाए तो वो तो भूखा ही मर जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि इंसान का खुद के शरीर और मेहनत पर हक है। जब कोई मेहनत करके फल तोड़ता है या कुछ उठाता है तो वो उसका हो जाता है। कुछ लोग पूछते हैं कि लॉक मेहनत से क्या मतलब निकालते हैं। एक व्याख्या के अनुसार मेहनत का मतलब है ऐसा काम जिससे कोई चीज हमारी जरूरत के काम की बन जाए। ये सोच लॉक की उस बात से जुड़ती है कि हमें पहले अपनी और फिर दूसरों की मदद करने की जिम्मेदारी है। इस तरह लॉक ये समझाते हैं कि जब कोई इंसान अपने शरीर की मेहनत से किसी चीज को हासिल करता है तो वो चीज उसकी हो जाती है। यही सोच प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का आधार बनती है और फिर यही सोच आगे जाकर सरकार बनाने की जरूरत को समझाती। कोई ये सोच सकता है कि कोई भी जितनी चाहे उतनी चीजें जमा कर सकता है, लेकिन लॉक ऐसा नहीं मानते। वो बताते हैं कि चीजें रखने पर कुछ शर्तें भी होती हैं। पहली शर्त ये है कि जो चीज जितनी जरूरत की है बस उतनी ही रखो। अगर उससे ज्यादा रखोगे और वो खराब हो जाएगी तो वो हक दूसरों का बन जाता है। शुरुआत में जब लोग कम थे और चीजें ज्यादा थीं, तब ज्यादा झगड़े नहीं होते थे। एक आदमी अपनी जरूरत भर की चीजें आराम से ले सकता था।
लॉक यहाँ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो शिकार और फल तोड़कर अपना गुजारा करते थे। लेकिन जैसे जैसे खेती शुरू हुई, चीजों को रखने के तरीके भी बदलने लगे। अब जमीन का सवाल आया। तो अब भी वही नियम है, जितनी जमीन पर कोई मेहनत कर सके बस उतनी ही उसकी है। लॉक कहते हैं कि अगर कोई जमीन को काम में लाकर बेहतर बनाता है तो ये किसी और के हक को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि औरों के लिए भी काफी जमीन बाकी बची रहती। जैसे कोई नदी में से थोड़ा पानी पी ले तो बाकी के लिए बहुत सारा पानी बचा रहता है। ऐसे ही जमीन के मामले में भी था, जब तक सबके लिए काफी हिस्सा बचा हो। इसके बाद लॉक बताते हैं कि जब पैसे की सोच आई तो सब कुछ बदलने लगा। पहले चीजों की कीमत बस उनकी जरूरत से तय होती, लेकिन फिर लोग इस पर राजी हो गए कि जो चीज न खराब होती है न सड़ती है, जैसे सोना चांदी, उसकी कीमत ज्यादा हो सकती है। अब कोई अपनी मेहनत से जितनी चीजें इस्तेमाल कर सकता था वो रख सकता था, लेकिन जब पैसे आ गए तो लोग ज्यादा से ज्यादा जमा करने लगे। पहले जब पैसा नहीं था तो एक बराबरी का सिस्टम, लोग सिर्फ अपनी जरूरत भर की चीजें रखते थे। जैसे फल या मांस जल्दी खराब हो जाता तो कोई बहुत ज्यादा नहीं रखता था, लेकिन जैसे ही पैसे को अहमियत मिली, लोग अपनी चीजें उसके बदले देने लगे। अब अगर कोई अपने अखरोट किसी चमकदार पत्थर या धातु के टुकड़े से बदलता था और उसे सारी जिंदगी संभाल कर रखता था, तो ये किसी और के हक में दखल नहीं माना जाता, क्योंकि ये चीजें खराब नहीं होती थीं। अब पैसे के आने से जमीन और दौलत में फर्क आने लगा। अब मेहनत के हिसाब से लोगों के पास जमीन और चीजें अलग अलग मात्रा में होने लगीं। अब संपत्ति में बराबरी नहीं रह गई। अब लोगों ने बिना किसी समझौते के अपने आप ही सोने चांदी को कीमती मानना शुरू कर दिया और पैसों को अपना लिया। सरकारें बाद में आई जिन्होंने जमीन और संपत्ति के नियम बनाए, लेकिन अब सवाल उठता है कि जब पैसा आ गया तो पहले वाली शर्तें क्या खत्म हो गईं? कुछ लोग कहते हैं कि अब कोई रोक टोक नहीं बची, अब जितनी चाहो संपत्ति जमा कर लो, लेकिन लगता ऐसा नहीं है। कम से कम ये नियम अब भी बचा है कि जो चीज सड़ जाए या खराब हो जाए वो रखना बेकार है, और बाकी नियम अब समाज में बने कानूनों से तय होते हैं। अब इस बात को लेकर भी मतभेद है कि क्या लॉक इन नए हालात से खुश थे या नहीं। कुछ मानते हैं कि लॉक चाहते थे कि लोग खूब दौलत जमा करें, लेकिन कुछ मानते हैं कि लॉक इन बदलावों को इंसान का नैतिक पतन मानते थे और निजी स्वार्थ के खिलाफ थे। ये फर्क अभी भी बहुत लोगों के बीच बहस का मुद्दा है। कोई ये सोच सकता है कि कोई भी जितनी चाहे उतनी चीजें जमा कर सकता है, लेकिन लॉक ऐसा नहीं मानते। वो बताते हैं कि चीजें रखने पर कुछ शर्तें भी होती हैं। पहली शर्त ये है कि जो चीज जितनी जरूरत की है बस उतनी ही रखो। अगर उससे ज्यादा रखोगे और वो खराब हो जाएगी तो वो हक दूसरों का बन जाता है। शुरुआत में जब लोग कम थे और चीजें ज्यादा थीं, तब ज्यादा झगड़े नहीं होते थे। एक आदमी अपनी जरूरत भर की चीजें आराम से ले सकता था। लॉक यहाँ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो शिकार और फल तोड़कर अपना गुजारा करते थे। लेकिन जैसे जैसे खेती शुरू हुई, चीजों को रखने के तरीके भी बदलने लगे। अब जमीन का सवाल आया। तो अब भी वही नियम है, जितनी जमीन पर कोई मेहनत कर सके बस उतनी ही उसकी है। लॉक कहते हैं कि अगर कोई जमीन को काम में लाकर बेहतर बनाता है तो ये किसी और के हक को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि औरों के लिए भी काफी जमीन बाकी बची रहती। जैसे कोई नदी में से थोड़ा पानी पी ले तो बाकी के लिए बहुत सारा पानी बचा रहता है। ऐसे ही जमीन के मामले में भी था, जब तक सबके लिए काफी हिस्सा बचा हो। इसके बाद लॉक बताते हैं कि जब पैसे की सोच आई तो सब कुछ बदलने लगा। पहले चीजों की कीमत बस उनकी जरूरत से तय होती, लेकिन फिर लोग इस पर राजी हो गए कि जो चीज ना खराब होती है न सड़ती है, जैसे सोना चांदी, उसकी कीमत ज्यादा हो सकती है।
अब कोई अपनी मेहनत से जितनी चीजें इस्तेमाल कर सकता था वो रख सकता था, लेकिन जब पैसे आ गए तो लोग ज्यादा से ज्यादा जमा करने लगे। पहले जब पैसा नहीं था तो एक बराबरी का सिस्टम था। लोग सिर्फ अपनी जरूरत भर की चीजें रखते थे, जैसे फल या मांस जल्दी खराब हो जाता तो कोई बहुत ज्यादा नहीं रखता। लेकिन जैसे ही पैसे को अहमियत मिली, लोग अपनी चीजें उसके बदले देने लगे। अब अगर कोई अपने अखरोट किसी चमकदार पत्थर या धातु के टुकड़े से बदलता था और उसे सारी जिंदगी संभाल कर रखता था, तो ये किसी और के हक में दखल नहीं माना जाता था, क्योंकि ये चीजें खराब नहीं होती थीं। अब पैसे के आने से जमीन और दौलत में फर्क आने लगा। अब मेहनत के हिसाब से लोगों के पास जमीन और चीजें अलग अलग मात्रा में होने लगी। अब संपत्ति में बराबरी नहीं रह गई। अब लोगों ने बिना किसी समझौते के अपने आप ही सोने चांदी को कीमती मानना शुरू कर दिया और पैसों को अपना लिया। सरकारें बाद में आई जिन्होंने जमीन और संपत्ति के नियम बनाए, लेकिन अब सवाल उठता है कि जब पैसा आ गया तो पहले वाली शर्तें क्या खत्म हो गईं? कुछ लोग कहते हैं कि अब कोई रोक टोक नहीं बची, अब जितनी चाहो संपत्ति जमा कर लो, लेकिन लगता ऐसा नहीं है। कम से कम ये नियम अब भी बचा है कि जो चीज सड़ जाए या खराब हो जाए वो रखना बेकार है। और बाकी नियम अब समाज में बने कानूनों से तय होते हैं। अब इस बात को लेकर भी मतभेद है कि क्या लॉक इन नए हालत से खुश थे या नहीं। कुछ मानते हैं कि लॉक चाहते थे कि लोग खूब दौलत जमा करें, लेकिन कुछ मानते हैं कि लॉक इन बदलावों को इंसान का नैतिक पतन मानते थे और निजी स्वार्थ के खिलाफ थे। ये फर्क अभी भी बहुत लोगों के बीच बहस का मुद्दा है। जब दूसरी किताब के आखिर में पहुंचते हैं तो ये समझ आता है कि अगर कोई सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं करती तो उसे सही सरकार नहीं कहा जा सकता, और ऐसे हालात में बगावत करना और जालिम राजा को हटाना सही माना जा सकता है। सही सरकार वो होती है जो लोगों की जान, सेहत, आजादी और संपत्ति की रक्षा करे और समाज की भलाई के लिए काम करे। अगर कोई सरकार उल्टा इन अधिकारों को तोड़ती है, लोगों को गुलाम बना देती है, तो वो खुद ही लोगों से लड़ाई की हालत में आ जाती है। ऐसे में उस जुल्मी राजा को हटाना बिल्कुल जायज हो जाता है, क्योंकि वो अब जानवर जैसा बन चुका होता है जो बस ताकत के जोर पर राज करता है। ऐसे समय में उसे हटाना जरूरी होता है। अब बात करते हैं धार्मिक आजादी की। उस वक्त यूरोप में धर्म को लेकर बहुत हिंसा होती थी। अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच लड़ाइयां होती थी। कुछ देशों में धर्म के नाम पर लोगों को सताया जाता था। हॉलैंड में जहां लॉ कुछ साल रहे, वहां धर्म के अलग अलग मतों को सहने की आजादी थी। पहले तो ये आजादी कैथोलिकों के जुल्म के खिलाफ थी, लेकिन जब वहां कैल्विन लोगों का राज हुआ तो उन्होंने भी अपने से अलग सोच रखने वालों को दबाना शुरू कर दिया। फिर भी पूरे यूरोप में हॉलैंड सबसे ज्यादा धार्मिक सहनशील देश रहा। फ्रांस में एक वक्त धर्म के झगड़े थोड़े थमे थे, लेकिन फिर वहां की सरकार ने पुराने समझौते को तोड़ दिया और प्रोटेस्टेंट्स को जबरदस्ती धर्म बदलवाया गया। लाखों लोग या तो देश छोड़कर चले गए या जबरदस्ती कैथोलिक बना दिए गए। इन घटनाओं की जानकारी इंग्लैंड के लोगों को भी थी। इंग्लैंड में भी धर्म को लेकर पूरे सदी भर बहुत तनाव रहा। कई कानून बनाए गए ताकि राज्य चर्च से अलग सोच रखने वालों को दबाया जा सके। इनमें कुछ लोग ऐसे थे जो राज्य चर्च के करीब थे और कुछ बिल्कुल अलग सोच रखने वाले थे। राजा चार्ल्स और शाफ्ट्सबरी दोनों ही धर्म की आजादी को लेकर सोचते थे, लेकिन दोनों के मकसद अलग थे। राजा कैथोलिकों को आजादी देना चाहता था और शाफ्ट्सबरी प्रोटेस्टेंट्स को। एक तरीका सुझाया गया था जिससे झगड़े कम हो, उसे कहा गया समझौता। इसका मतलब था कि राज्य चर्च के नियम इतने हल्के बना दिए जाएं कि ज्यादातर अलग सोच रखने वाले उसमें शामिल हो जाए, और जो शामिल न हो पाए उन्हें सहन किया जाए, यानी तंग न किया जाए।
लेकिन ये सोच उस समय ज्यादा सफल नहीं हो पाई। जब लॉक को बाहर भागना पड़ा तो वो हॉलैंड में ऐसे लोगों से मिले जो धर्म की आजादी के समर्थक थे। इनमें कुछ लेखक, विचारक, वैज्ञानिक और धार्मिक लोग शामिल थे। ये लोग किताबों और चर्चाओं के जरिए सोच विचार करते थे कि सब धर्मों के लोगों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। इनमें मुसलमान, यहूदी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक सब शामिल थे। ये लोग एक दूसरे की मदद भी करते थे, नौकरी दिलाने से लेकर किताबें छपवाने तक। ये लोग बातचीत में विनम्रता, समझदारी और खुलेपन को जरूरी मानते थे। उन्होंने अपने इस छोटे से ज्ञान के समाज को ज्ञान की दुनिया का नाम दिया। लॉक ने भी इस सोच में हिस्सा लिया और लिखा कि सभी को अपने अपने धर्म पर चलने की आजादी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो उसे तंग नहीं किया जाना चाहिए। लॉक का धर्म को लेकर नजरिया समझना थोड़ा मुश्किल है। उनके विचारों पर सबसे ज्यादा असर ईसाई धर्म का पड़ा, लेकिन वो किस तरह के ईसाई थे ये साफ नहीं है। उनके परिवार में लोग प्यूरिटन थे, लेकिन उन्होंने कभी खुद पादरी बनने की राह नहीं पकड़ी। वो खुद को आखिरी वक्त तक एंग्लिकन मानते रहे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो यूनिटेरियन यानी ऐसे ईसाई थे जो ईश्वर और यीशु को एक नहीं मानते। उन्होंने न्यूटन से ट्रिनिटी के खिलाफ लिखवाया, जिसमें बताया गया कि सिर्फ भगवान ही सबसे बड़ा है और यीशु उनसे अलग है। ये बात उस समय के चर्च के खिलाफ थी। इससे साफ होता है कि लॉक खुद भी इस विचार के करीब थे। लॉक ये मानते थे कि धर्म और सरकार अलग अलग हों। अगर कोई इंसान सिर्फ कुछ खास नियम मानने से ही सच्चा ईसाई बनता है तो ये सही तरीका नहीं है। उनका मानना था कि असली धर्म बहुत सीधा और समझदारी वाला होना चाहिए। लॉक ने धर्म को लेकर लंबे समय तक सोचा और लिखा। शुरू में वो शायद एंग्लिकन थे, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत खुले विचार अपनाए। जब वो हॉलैंड में थे तो वहां उन्होंने धार्मिक आजादी पर एक चिट्ठी लिखी। उस समय फ्रांस से बहुत सारे प्रोटेस्टेंट लोग भागकर हॉलैंड आ रहे थे, क्योंकि वहां उन्हें सताया जा रहा था। हॉलैंड में भी धर्म को लेकर समस्याएं थीं, लेकिन फिर भी वहां कुछ हद तक आजादी थी। लॉक की चिट्ठी में उन्होंने कहा कि हर इंसान को अपने धर्म को मानने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कैथोलिक और नास्तिकों को इससे बाहर रखा। उनका कहना था कि कैथोलिक किसी और देश की सत्ता के अधीन होते हैं और नास्तिकों पर कोई भी वादा या कसम असर नहीं करती, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद उन्होंने बाकी सबके लिए धार्मिक सहनशीलता की वकालत की। लॉक के अनुसार सरकार का काम है लोगों की जान, आजादी, सेहत और संपत्ति की रक्षा करना, लेकिन इंसान का धर्म से जुड़ा फैसला उसका निजी मामला है, इसलिए सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। अगर कोई सरकार धर्म को लेकर जबरदस्ती करती है तो वो लोगों को झूठ बोलने और दिखावा करने के लिए मजबूर करती है, जो सही नहीं। लॉक कहते हैं कि जो चीजें समाज में कानूनी हैं, वो चर्च में भी मानी जानी चाहिए। जैसे अगर रोटी और शराब का इस्तेमाल समाज में सही है तो उसे धर्म में भी रोका नहीं जाना चाहिए। अगर अलग अलग चर्च हो तो सवाल उठता है कि किसे ताकत मिले, लेकिन हर चर्च खुद को सही मानता है और सिर्फ भगवान ही तय कर सकता है कि कौन सही है, इसलिए किसी एक को ऊपर रखना सही नहीं है। यही सोच लॉक के धार्मिक सहनशीलता के विचार की बुनियाद है।